हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज। मैं आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों हेतु व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत अध्ययन किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक सममात्रा या समोत्पाद वक्र, जिसको आइसोक्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से एक अपील है कि यह अवधारणा, चूँकि उदासीनता वक्र विश्लेषण की अवधारणा के समानांतर अवधारणा है। उदासीनता वक्र विश्लेषण एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से विश्लेषण था और यह विश्लेषण एक उत्पादक के दृष्टिकोण से विश्लेषण है। अतः इस विश्लेषण को समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए आप मेरे चैनल पर उपलब्ध उदासीनता वक्र विश्लेषण के तीनों भाग को ज़रूर देखें। चलिए आज मैं शुरू करता हूं। आज की चर्चा का विषय सममात्रा या समोत्पाद वक्र, जहां हम लोग जानेंगे कि यह वक्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह किस प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण से अलग है, आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, फिर उत्पादक का संतुलन कहाँ होगा या वो अनुकूलतम साधन संयोग क्या होगा जिस पर कोई उत्पादक उत्पादन करेगा, फिर विस्तार पथ क्या होता है। इतने चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा सममात्रा या समोत्पाद वक्र। तो सबसे पहले समोत्पाद वक्र है क्या? तो समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन संभावित संयोग बिंदुओं को बताती है जो एक समान कुल उत्पादन प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब उस वक्र पर उपस्थित सभी बिंदु एक समान उत्पादन को बताता है, जैसा कि आप अपने चित्र में देख रहे हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण में क्या था कि हम लोग उपभोक्ता के संतुष्टि के समान स्तर को दिखाते थे। ठीक है, हम वहाँ मात्रा नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि मात्रा दिखाने के लिए हम लोगों के पास इकाई नहीं थी संतुष्टि की। हम लोग क्रमवाचक दृष्टिकोण का विश्लेषण कर रहे थे वहाँ, लेकिन यहाँ हम लोग परिमाणात्मक व्याख्या कर पाएंगे उत्पादन की। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये EP1, EP2, EP3 ये तीनों वक्र जो है ये 50 यूनिट, 100 यूनिट और 150 यूनिट की मात्रा को दर्शा रहे हैं, उत्पादन की मात्रा को, जो दो साधन पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को दिखा रहा है, जो ये समान उत्पादन प्रदान कर रहा है। जैसे 50 यूनिट, इस वक्र पर जो भी बिंदु होगा वो साधन, श्रम और पूंजी के किसी न किसी संयोग को बताएगा जो 50 यूनिट उत्पादन प्रोडक्शन बताएगा। ठीक है, उसी तरह ये 100 यूनिट है और ये 150 यूनिट है। ऊपर का जो भी वक्र होगा आप देख रहे हैं वो अधिकतर उत्पादन को दर्शाएगा। और यह एक तरह से हम लोगों ने वहाँ एक उपभोक्ता का मानचित्र देखा था, यह एक तरह से ये समोत्पाद वक्र मानचित्र हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उदासीनता वक्र और समोत्पाद वक्र में अंतर, जैसा मैंने आपको बताया कि समोत्पाद वक्र को उत्पादन के इकाइयों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि उदासीनता वक्र में संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने हेतु इकाई ही उपलब्ध नहीं था या नहीं है। समोत्पाद वक्र दूसरे समोत्पाद वक्र की तुलना में कितना अधिक या कम उत्पादन कर रहा है उसकी मात्रा को बताता है। कैसे बताता है? अब मान लीजिए एक समोत्पाद वक्र 50 यूनिट वाला है और दूसरा 100 यूनिट वाला, तो आसानी से बताता है कि वो 50 यूनिट अधिक वाला है। ठीक है, लेकिन यह सुविधा उदासीनता वक्र विश्लेषण में नहीं थी।
यही मुख्य अंतर हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण और समोत्पाद वक्र विश्लेषण। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो यह वक्र दाईं और नीचे की तरफ झुकता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, कन्वेक्स। ठीक है, और दाईं ओर जितनी भी समोत्पाद वक्र होते हैं ग्राफ, वो अधिक उपज या उत्पादन को निरूपित करते हैं। ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते हैं? याद कीजिए वो विश्लेषण। क्यों? इसलिए कि ये दोनों अलग अलग स्तर को या अलग अलग यूनिट को दिखाते हैं। अगर ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पॉइंट कैसे एरर आ जाएगा। मान लीजिए कोई 50 यूनिट का कर्व है और एक 100 यूनिट का कर्व है, और दोनों जहाँ कटिंग करेंगे वो कितना यूनिट का होगा। इस कारण से हम उसको, ये सही अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, इस कारण ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यह धारणा भी उदासीनता वक्र विश्लेषण की प्रतिस्थापन की सीमांत दर का प्रतिरूप है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर में हम लोग क्या देख रहे थे? वहाँ हम लोग देख रहे थे कि कोई उपभोक्ता एक वस्तु के बदले, एक वस्तु की एक यूनिट के बदले किसी अन्य वस्तु के कितनी यूनिट का त्याग करने हेतु वो तैयार है। उसी तरह की अवधारणा यहाँ भी है कि एक उत्पादक उत्पादन से किसी एक साधन के बदले दूसरी साधन की कितनी मात्रा वो यूज़ करेगा। ठीक है, और जिस तरह वहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई थी, उसी तरह यहाँ ये तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर भी घटती हुई होगी। इसलिए कि ये पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं नहीं हैं, अपूर्ण स्थानापन्न है। और हम लोग जानते हैं कि उत्पादक पूंजी के जगह बहुत हद तक श्रम का प्रयोग कर काम चला सकता है, और श्रम के जगह पूंजी का प्रयोग कर मशीनों की सहायता से वो अपना काम चला सकता है। ठीक है, तो एक नज़र में ये फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि उत्पादन लागत में बचत करने हेतु उत्पादक बहुधा एक उत्पादन साधन का दूसरे उत्पादन साधन से प्रतिस्थापन कर देता है। जैसे श्रम के स्थान पर पूंजी और पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन सरलता से उत्पादक करता है, जैसा मैंने बताया। यह धारणा फर्म के उत्पादन में बिना परिवर्तन किए उत्पादन के एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बताता है। ठीक है, सम उत्पाद वक्र की ढाल घटते प्रतिस्थापन सीमांत दर को बताती है। ढाल जो है किसके बराबर होगा? दोनों साधनों की कीमत के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, जो पूंजी व श्रम के सीमांत भौतिक उत्पादकता अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, सीमांत भौतिक उत्पादकता के अनुपात के बराबर कैसे होगा? तो चलिए ये देखते हैं। MRTS = del/del। ये किस तरह होगा आपको याद होगा वहाँ, फिर भी यहाँ चलिए यहाँ देख लेते हैं। del C क्या है? del C है परिवर्तन पूंजी में। जैसे हम इस वक्र जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, ये कर्व तो एक ही प्रोडक्शन को दिखा रहा है, इक्वल प्रोडक्शन 150 यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए कि उत्पादक इस संयोग से हटकर इस संयोग पर आना चाहता है। ठीक है, तो वो पूंजी कितनी घटाएगा? तो del C के बराबर पूंजी घटाएगा। ये इतनी मात्रा घटाएगा, इतनी मात्रा। ठीक है, इतनी मात्रा घटाएगा जो कितना के बराबर? del C के बराबर। और श्रम कितना बढ़ाएगा? इतना के बराबर बढ़ाएगा, मतलब इतना बढ़ाएगा। ठीक है, del L के बराबर। तो परिवर्तन क्या हुआ? del C/del L, जो यहाँ ढाल को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि पूंजी जो हमने घटाया, मान लीजिए हमने ये श्रम को नहीं बढ़ाया, पूंजी को अगर हम उत्पादन से हटाएंगे तो क्या होगा? उत्पादन को क्षति होगा। कितनी क्षति होगी?
तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है, उसको अगर हम उस इकाई से जितना यूनिट हमने पूंजी का निकाला है उससे हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कि कितनी उत्पादन में क्षति हुई है। वही चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, सॉरी, वही चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि घटने के बाद हम लेबर की मात्रा बढ़ाते हैं, लेबर की मात्रा जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन को लाभ प्राप्त होगा। अगर पूंजी स्थिर है तो कितना लाभ प्राप्त होगा, उस लेबर की सीमांत भौतिक उत्पादकता को जितना लेबर हम लोग बढ़ाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक। तो अब कहते हैं कि चूंकि उत्पादन का स्तर तो एक ही है, 150 यूनिट, उत्पादन का जब स्तर सेम है तो जितना त्याग मतलब पूंजी घटाए, मतलब क्षति जितना हुआ है उत्पादन को और जितना उत्पादन को लाभ प्राप्त हुआ है, दोनों तो एक दूसरे के बराबर होगा, तभी ना उत्पादन स्तर एक ही जगह पर रह पाएगा। तो ठीक है, तो उसी के आधार पर आप देख रहे हैं अगला कैलकुलेशन प्रूव हो जाता है कि डेल सी बाय डेल एल इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे इस चीज़ को। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब है सम लागत रेखा, जो हम लोगों ने वो उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा की अवधारणा को देखा था, उसी की समानांतर अवधारणा है सम लागत रेखा या साधन कीमत रेखा। फिर ये सर्वोत्तम साधन संयोग या उत्पादक संतुलन जो है वहाँ के उपभोक्ता संतुलन के समतुल्य है, ठीक है। और विस्तार पथ, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर यहाँ डाला है, ध्यान से देखें। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि सम लागत रेखा या साधन कीमत रेखा, जिसे आइसो कॉस्ट लाइन हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, जो बजट रेखा की अवधारणा जो हम लोगों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण में देखा था उसकी समानांतर अवधारणा है, उसको हम लोग यहाँ कैसे खींच सकते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस पर वर्कर्स लिया है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये वर्कर्स की संख्या है और ये मशीन की संख्या है 1, 2, 3 वर्कर्स, और ये एक तरह से ये हमारा लेबर को दिखा रहा है और ये कैपिटल को दिखा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उत्पादक का आइसो कॉस्ट लाइन हम किस प्रकार खींच सकते हैं। मान लीजिए कि उत्पादक 5,000 रुपया खर्च करना चाहता है, तो और दिया हुआ है मार्केट रेट की 1,000 रुपया पर यूनिट मशीन मिलेगा, ठीक है। और वर्कर जो है 100 रुपया पर लेबर का मिलेगा उसको उत्पादन में लगाने के लिए। अगर मान लीजिए इस 5,000 रुपये के उसके पूरे बजट को हम वर्कर पर लगा दें, ठीक है, तो वो कितना वर्कर लगा पाएगा, तो 50, ठीक है। और अगर पूरा मशीन पर लगा दें तो कितना मशीन खरीद पाएगा, 5। और इस तीनों बिंदु को हम मिला दें तो ये उसका आइसो कॉस्ट लाइन हो जाएगा, आइसो कॉस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए वो उसका बजट बढ़ के 8,000 हो जाता है, वो 8,000 रुपया कुछ ऐसा परिस्थिति होता है कि वो 8,000 खर्च करना चाहता है, तो अब उसका कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगा, ये और ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसो कॉस्ट 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आइसो कॉस्ट लाइन हम लोग किसी उत्पादक का कैसे खरीद सकते हैं।
कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सर्वोत्तम साधन संयोग हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम खींचा है जिसपे एक वर्क आवर्स लिया है मैंने, एक्सरसाइज पर वॉइस के तो मशीन आवर लिया है। सबसे पहले उसका वो हम लोग आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3 आइसो कॉस्ट लाइन है। अब सर्वोत्तम साधन संयोग को बताने उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समुत्पाद वक्र इसके साथ खींचना होगा। समुत्पाद वक्र कितने यूनिट का, ये तो डिसाइड उत्पादक को करना पड़ेगा हमको कितना यूनिट उत्पादन करना है। मान लीजिए वो 500 यूनिट चाहता है कि हम उत्पादन करें और उसका कर्व कुछ इस प्रकार का अगर बनता है, प्रोडक्शन इसका तो 500 यूनिट, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो कहाँ अपना संतुलन स्थापित करेगा, इस बिंदु पर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर वो सबसे कम कॉस्ट पर उत्पादन कर रहा होगा। अगर इस बिंदु से ऊपर जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यह सर्वोत्तम साधन संयोग भी बना रहा होगा, अर्थात मशीन आवर्स का इतना मात्रा और लेबर का वो इतना मात्रा यूज करके अपना उत्पादन ये 500 यूनिट कर रहा होगा। और वर्क आवर जो है मान लीजिए ये ओटी है, ये इतना मात्रा वर्क आवर का वो यूज करेगा और मशीन आवर का मान लीजिए ये एम है, वो एम मात्रा मशीन आवर का यूज करके सर्वोत्तम साधन संयोग पर रहेगा। अब मान लीजिए कि वो और अधिक यूनिट उत्पादन कर दीजिए, मान लीजिए 600 यूनिट उत्पादन करना चाहता है और उसका वक्र जो है जस्ट इसके इस पर आ जाता है, बीच को तो 600 यूनिट, ठीक है। और मान लीजिए हम 400 यूनिट का भी खींचते हैं, तो 400 यूनिट का मान लीजिए इसके नीचे आएगा। इस प्रकार से ये एक तरह से उसके न्यूनतम लागत संयोगों को बताएगा। और उन्हीं संयोगों को जो है जब हम किसी एक रेखा से मिला देते हैं, सीधी रेखा से, तो ये विस्तार पथ वक्र एक्सपेंशन पैथ कर्व कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि समलागत रेखा, साधन कीमत रेखा या उत्पादक संतुलन और विस्तार पथ क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मैं मिलूँगा इसी विश्लेषण के अगले भाग के साथ, जिसमें मैं चर्चा करूँगा कि रिजलाइन क्या होता है। इस समुत्पाद वक्र की सहायता से हम उत्पादन के नियम अर्थात परिवर्तनशील अनुपात के नियम और पैमाने के प्रतिफल को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं इस समुत्पाद वक्रों की सहायता से। तो चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।